मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, अकीरा को भी नहीं। सूरज को होश आ चुका था। वो अपना सिर पकड़े हुए लाइब्रेरी के फर्श पर बैठा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि उसने 4 जोड़ी पैर देखे थे और उसे किसी की भी शक्ल याद नहीं थी। वो अपने पास पड़े हुए कागज को उठाकर पढ़ने लगा। स्कूल की फाइट से तय नहीं होगा कि तेरा लेवल क्या है। तूने बहुत हल्के में लिया है स्कूल को, फाइटिंग को और अपने सभी ओपोनेंट्स को। तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। कल दोपहर स्कूल के बाद पाशो शहर के पश्चिम में बने रेगिस्तान के पास वाले जंगल में मिल और खुद को रियल फाइटर साबित कर, वरना फाइटिंग लीग से दूर ही रह। तेरे शुभ चिंतक। ये पढ़ते के साथ ही सूरज ने कागज को अपनी मुट्ठी में दबा दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। उसके सिर पर हुए भारी वार से उसे काफी दर्द भी हो रहा था। उसने पास बने शेल्फ का सहारा लेते हुए उठने की कोशिश की। मेरे शुभचिंतक, तुम सबसे बदला लूंगा। अगर इतने ही बड़े फाइटर थे तो सामने से आकर चैलेंज करना था ना, पीठ पीछे नहीं। लाइब्रेरी में हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ लाइब्रेरी शेल्फ्स के बीच छोटी छोटी लाइटें जल रही थी। सूरज लाइब्रेरी के दरवाजे के पास आया और उसने खिड़की से देखा तो उसे पता चला कि रात हो चुकी थी। पता नहीं मैं कितने घंटों तक बेहोश रहा। मुझे जल्द से जल्द ही मोनिका के घर पहुंचना चाहिए। यह सोचते हुए सूरज ने लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर लाइब्रेरी का दरवाजा बाहर से बंद था। 3rd फ्लोर की सीनियर्स लाइब्रेरी का दरवाजा तो कभी बंद नहीं रहता, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स कई बार रात में भी पढ़ने आते हैं और साथ ही स्कूल में बने रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले सीनियर स्टूडेंट भी और कई बार टीचर्स भी। सूरज समझ गया था कि जिन हमलावरों ने उस पर अटैक किया था वही लोग लाइब्रेरी को बाहर से बंद करके गए थे। सूरज को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका शरीर कांपने लगा था। उसके मन में अकीरा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। अकीरा ने ही उसे 3rd फ्लोर की सीनियर लाइब्रेरी में आने को कहा था। अकीरा ने ही उन हमलावरों को सूरज के ऊपर अटैक करने को कहा था। सूरज की इतनी कोशिशों के बाद भी अकीरा ने उसे अपना दुश्मन बना लिया था। अकीरा, तुमने ये करके मुझे भी अपना दुश्मन बना लिया है। जिस तरह से तुमने मुझे धोखे से इस जाल में फंसाया है, अब तुम्हें भी इसी तरीके का जवाब मैं दूंगा। इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा अकीरा, बहुत हो चुका। सूरज इतने गुस्से में था कि वह अपने पोर्टल का इस्तेमाल करना ही भूल गया था। साथ ही उसे इस दुनिया की चीजों से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। कुछ देर बाद सूरज को मोनिका का एक मैसेज आया। वेयर आर यू? आई एम वेटिंग फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए डिनर तैयार करके रखा हुआ है। इट्स हॉट। और साथ ही उसकी एक फोटो भी थी जिसमें मोनिका अपने बेडरूम में लेटी हुई थी और उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसने शाइनी रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और अपने उरोजों पर ऑयल मसाज कर रही थी। उफ, इस चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मैं पोर्टल से मोनिका के घर जा सकता हूं। इतना कहते हुए उसने पोर्टल ऑन किया और मोनिका के घर के लिए निकल गया। इधर इस दुनिया में पुराने मकान में बने कंप्यूटर लैब में विक्रम अंकल सूरज को याद करके इमोशनल हो गए थे। लगातार काम करने के बाद प्रोफेसर शर्मा लिविंग रूम में सो रहे थे और रघु खाने का सामान लेने बाहर गया हुआ था। काश मैंने सूरज को वो लॉकेट नहीं दिया होता। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में है। उन्हें पिछले 20 सालों की कई यादें याद आ गई। इसी पुराने मकान की वो हरी रोशनी, वो चीखे, सूरज का यहां पर मिलना, साथ में लॉकेट और डायरी का भी। सूरज को 20 सालों में पाल पोस कर बड़ा करना, रिद्धि का सूरज को धोखा देना, उनका उसी दिन सूरज को वह लॉकेट और डायरी देना, साथ ही उसके अतीत के बारे में बताना और फिर उसी रात सूरज का दूसरी दुनिया में गायब हो जाना। कितना मनहूस है ये मकान, वो लॉकेट और वो डायरी। अगर मैं सूरज को ढूंढ पाया और उस तक पहुंच सका तो अब उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा, कभी अलग नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही विक्रम अंकल फूट फूट कर रोने लगे। तभी उन्हें बेसमेंट के दरवाजे खुलने की आवाज आई। रघु वापस आ गया था। अंकल, आज तो बहुत मुश्किल हो गई थी। इतने लेट गया था ढाबे वाले के पास। उसने कहा कि रात के 1:30 बजे क्या बनवाने आए हो। मैंने उससे कहा कि अरे भाई 20 रोटी कर दे, 1 दाल और 1 सब्जी। रघु की नजर तभी विक्रम अंकल पर पड़ी। उसने उन्हें आंसू पोंछते हुए देख लिया। वो समझ गया कि उन्हें सूरज की याद आ रही थी। अंकल, आप ठीक हो? अरे हाँ रघु, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। तू खाना लेकर आया ना? हाँ अंकल, खाना तो आ गया है, पर आपको सूरज की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आ रही है। क्या करूं रघु, 20 साल तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया है।
माना कि मेरा खून नहीं है, पर अपने बेटे से ज्यादा मानकर उसे पाला है मैंने। प्लीज ऐसा मत कहिए अंकल। मैं जानता हूं कि सूरज ने भी आज तक एक बार आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, आपके किसी भी ऑर्डर को मना नहीं किया। उसने भी आपको अपने पिता से ज्यादा बढ़कर माना है अंकल। पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। और हां, आज मैं उसी की पसंद का खाना लाया हूं, तंदूरी रोटी, पनीर बटर मसाला और साथ में दाल मखनी और रायता। इतने हेल्दी लाइफस्टाइल के बीच कभी कभी ही खा पाता था वो ये सब, पर जब खाता था तो फिर एकदम पार्टी की तरह। आज जो खबर हमें मिली है तो हम उसी की तरह खुश होते हैं। थैंक यू रघु। अभी सूरज की याद को याद करते हुए हम खाना खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सूरज भी हमारे साथ यहीं होगा और अपने मन का खाना खा रहा होगा। जाकर प्रोफेसर शर्मा को भी ले आ। जी अंकल। यह कहते हुए रघु लिविंग रूम की ओर बढ़ गया। इधर इस नई दुनिया में प्रोबॉट सभी प्रोफेसर्स यानी कि कैदियों की बात मानकर उनके साथ एक एक करके काम करने को तैयार हो गया था। उसने अगले दिन से सबको काम करने के लिए बुलाया, पर उसी रात उसने अचानक माया को बुलाने का सोचा और बेसमेंट में पहुंचा। हेलो प्रोफेसर्स। हेलो माया। मुझे तुमसे कुछ काम था और जो बात मैंने कल से शुरू करने को कही थी वो हम आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। रवि को यह सुनकर कुछ ठीक नहीं लगा। क्या हुआ प्रोबॉट? इस समय किस काम के लिए माया की जरूरत पड़ गई? रवि, मैं बहुत बिजी रहता हूं। दिन भर में मुझे अभी अपने के लिए समय मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना माया को बुला लिया जाए। पर माया ही क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? प्रोबॉट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो जानबूझकर ये कर रहा था। उसे पता था कि रवि ही वो अकेला इंसान है जिससे उसे कुछ काम की जानकारी मिल सकती थी। माया के अलावा बस वो ही एक था जो पृथ्वी पर किसी तरह से कांटेक्ट करके सूरज को या उस लॉकेट डिवाइस तक सिग्नल भेज सकता था, या उस डिवाइस जिससे सूरज यहां तक आया था उसको एक्टिवेट कर सकता था। और इसके लिए उसने माया को यूज करने का सोचा था। क्या हुआ रवि? क्या कुछ देर तुम अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकते? रवि ने गुस्से में प्रोबॉट की ओर कदम बढ़ाया। अपने गुस्से पर काबू रखो रवि। मत भूलो जो मियां के साथ हुआ है वो तुम सबके साथ भी हो सकता है। और मैं बस कुछ घंटों के लिए माया को ले जा रहा हूं। जब तुम दोनों मेरे लिए काम कर रहे थे और अपने लिए समय मांगते थे तो मैंने कभी मना किया था क्या? मैंने तो हर बार हां कहा था, तब भी जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रोबॉट कुछ पलों के लिए रुका। फिर जब आज मुझे जरूरत है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? प्रोबॉट ने व्यंग्य करते हुए कहा। रवि ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है माया, जरा ध्यान रखना। हाँ रवि। यह कहकर माया प्रोबॉट के साथ बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। चिंता मत करो रवि, माया का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, तुमसे भी बेहतर तरीके से। रवि ने देखा कि प्रोबॉट के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। रवि कुछ कहता या करता उससे पहले ही प्रोबॉट ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ इसी दुनिया में अकीरा परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसने अक्षय की बात मानकर सही नहीं किया। जब से उसने सूरज को स्कूल की सीनियर्स लाइब्रेरी में जाने को कहा था, उसके बाद से सूरज से उसकी बात नहीं हुई थी। ना कोई मैसेज आया था, ना सूरज का कोई अता पता था। उसे लग रहा था कि कहीं दोबारा नताशा, सिड और उनके ग्रुप ने सूरज को टारगेट न किया हो। मुझे अक्षय की बात नहीं माननी चाहिए थी। नताशा उसकी फ्रेंड है, क्या पता अक्षय नहीं। ये सोचते हुए अकीरा शांत हो गई। पर अक्षय और सूरज तो दोस्त हो गए हैं। मैंने उन्हें साथ में प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है और समय बिताते हुए भी। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्या इस समय सूरज को मैसेज भेजना सही होगा? इतना सोचते हुए अकीरा ने अपना कनेक्ट ओपन किया। उसके पास बैठा हुआ वीवो उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है वीवो, मुझे मैसेज भेजना चाहिए या नहीं? वीवो ने कुछ नहीं कहा। वो उछलकर अकीरा के बिस्तर पर आ गया और अकीरा की न्यूड बॉडी पर उरोजों के बीच सिर रखकर लेट गया। तो तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है? इतना कहकर अकीरा ने कुछ सोचा और अपना कनेक्ट बंद करके सो गई। सूरज मोनिका के घर पहुंच चुका था। उसकी हालत देखकर मोनिका को क्यूरियोसिटी हुई और साथ ही थोड़ी घबराहट भी कि ये क्या हुआ सूरज को। क्या हुआ सूरज, तुम पर किसी ने अटैक किया है या तुमने किसी के साथ फाइट की है? सूरज इस बारे में मोनिका से कोई बात नहीं करना चाहता था।
उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि जब मोनिका के पास पावर और अथॉरिटी थी तो उसने पहले ही नताशा और सिड के ग्रुप को सजा क्यों नहीं दी। उसे अब यकीन हो गया था कि अकीरा ने नताशा और सिड के ग्रुप के साथ मिलकर ये चाल चली थी। मुझे कुछ नहीं हुआ मोनिका, बस प्रैक्टिस के वक्त गलती से मेरा ही अटैक मुझे लग गया। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। एम आई स्टूपिड? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बताओगे किसने किया ये? अक्षय ने, अकीरा ने, या फिर नताशा और सिड के ग्रुप ने? कुछ सोचते हुए मोनिका कुछ पल के लिए रुकी और उसने कहा, यह नताशा और उसके ग्रुप ने किया है ना? मैं कल ही उनको सस्पेंड कर दूंगी। मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। आई एम सॉरी सूरज, आई एम रियली वेरी सॉरी। सूरज इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। उसने मोनिका को कल के चैलेंज के बारे में भी नहीं बताया। उसने सोचा कि कल वह नताशा और उसके ग्रुप से निपट लेगा और शायद अकीरा भी वहीं हो तो उससे भी। इसके बाद वो मोनिका को सब कुछ बताएगा। नताशा, सिड या उनके ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया है मोनिका। वो सब इनोसेंट हैं। उन्हें सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद हुई बुलिंग के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पर इस चोट के कारण कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। मैं कल तुम्हें ऑफिशियल लीव लेटर भेज दूंगा। मैं थक गया हूं और मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर सूरज अपने बेडरूम की ओर चला गया। एक बार फिर सूरज ने मोनिका की बात को काटा था और उसकी बात को नकार दिया था। मोनिका के चेहरे पर दोबारा सूरज के लिए नापसंदगी के भाव आ गए थे। इधर प्रोबॉट माया को लेकर अपनी लैब की जगह अपने लिविंग रूम में आ गया था। उसने माया को एक जोड़ी नए कपड़े दिए और बाहर से खाना भी ऑर्डर किया। माया कई सालों के बाद कैद से निकलकर किसी और जगह पर थी। वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रही थी और बहुत ज्यादा अजीब भी। उसकी नजर चारों तरफ घूम रही थी और जब भी प्रोबॉट किसी दूसरे कमरे से लिविंग रूम में आता तो वह चौंक जाती थी। उसे रवि की कही बात याद थी। वो बहुत सावधान हो गई थी। उसे प्रोबॉट का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। माया के सामने रखा हुआ खाना ठंडा हो रहा था। खाने में रोटी जैसे दिखने वाली 4 चीजें थी और साथ में ब्राउन कलर की ग्रेवी भी। साथ ही एक स्वीट डिश भी थी जो काजू कतली जैसी दिख रही थी। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या माया? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खाने की खुशबू तो आ रही थी पर उसका मन कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। खा लो माया, तुम्हें खाकर अच्छा लगेगा। मैंने खास तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया था। माया ने प्रोबॉट की तरफ देखा और हिचकते हुए खाने का एक कौर खाया। प्रोबॉट उन्हें एसेंशियल सप्लीमेंट्स की टैबलेट्स और कभी कभी ही कुछ खाने को देता था। कई सालों बाद अच्छा खाना खाते ही माया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। ये देखकर प्रोबॉट उसके पास वाले सोफे पर आकर बैठ गया। माया उससे दूर खिसक गई। माया, मुझसे दूर मत जाओ, मैं। इतना कहकर प्रोबॉट चुप हो गया। कुछ पलों बाद माया ने प्रोबॉट की तरफ नजर उठाकर देखा। प्रोबॉट उसे ही देख रहा था। प्रोबॉट के चेहरे पर किसी भी तरह का पागलपन या डरावना भाव नहीं था। इस वक्त प्रोबॉट बिल्कुल आम इंसान जैसा दिख रहा था। साथ में उसकी आंखें भी नम थीं। प्रोबॉट ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू माया। क्या जवाब देगी माया प्रोबॉट को? सूरज क्या करेगा नताशा, सिड और अकीरा से बदला लेने के लिए? रघु, विक्रम अंकल और प्रोफेसर शर्मा किस तरह सूरज तक पहुंचेंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।